नमस्ते दोस्तों। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हैं राहुल यादव जी। ये अमेरिका में रहते हैं। इनका एक चैनल है स्टोइक साधु। काफ़ी बढ़िया चैनल है उनका। आप उनका काम चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। आज इस वीडियो में थोड़ा हम अलग तरीके से हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, जहाँ पे हम एक स्काइप कॉल के ऊपर हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे आइडल वर्शिप के ऊपर। ये विषय हमने सिलेक्ट किया और हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो राहुल जी के चैनल के ऊपर हमने अपलोड किया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम में, और धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए और आपके सभी श्रोताओं से मिलवाने के लिए। आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपसे फिर से चर्चा करने पर। तो पिछले वीडियो में जब हमने चर्चा की थी तो हम उस समय पर जो है यही बात कर रहे थे कि जो हिंदू सभ्यता है, हम पर ये आरोप लगाया जाता है कि हम जो हैं बेजान वस्तुओं की इबादत करते हैं। हमें ये कहा जाता है कि आप जो है पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हमने इस पर चर्चा की थी और हमने ये सब बोला था कि ऐसा नहीं है कि वो बेजान वस्तु है। पूरा जो ये संसार है ये वास्तव में ब्रह्म ही है। तो यदि आप किसी भी वस्तु को पवित्र मान के उसके सामने नतमस्तक होते हैं तो जो ईश्वर है वो उसी के भीतर। और थोड़ी चर्चा की थी जहाँ पे हमने बताया था कि ये जो भी मूर्तियां होती हैं हमारी, ये एक प्रकार से आप देखा जाए तो विचारों को दर्शाती हैं जो कि हमारे जीवन से संबंधित होती हैं। तो ये जब भी हम मूर्तियों को देखते हैं तो वो विचार जो होता है वो हमें समझ में आता है, जिससे कि हम अपने जीवन को और कल्याणकारी बना पाते हैं और हम समझ पाते हैं कि ये संसार वास्तव में काम कैसे करता है और हमें उस संसार में किस प्रकार से जो है अपना व्यवहार रखना चाहिए। तो हमने व्यवहारिक रूप से इस पर चर्चा की थी कि इसका व्यवहारिक लाभ हमें क्या होता है, और हमने थोड़ा बहुत दर्शन भी सोचा था। पर आगे की चर्चा हम और करना चाहते थे कि वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि आज का जो समय है वहाँ पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई है कि किसी भी प्रथा या किसी भी चीज को जब आप करते हैं तो उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। तो हमने ये निर्णय लिया था कि आगे चल के जो है हम इसके वैज्ञानिक कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसी को लेकर जो है अब यहाँ पे अपनी चर्चा हम आगे रखेंगे। और जो पीछे वाला जो हमारा भाग है उसको यदि आपके श्रोताओं को देखना है तो वो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे वो लोग जो है निश्चित रूप से उसको देख सकते हैं। चलिए राहुल जी, तो चर्चा शुरू करते हैं, हमारा कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप चैनल पे आए, आपने मेरे श्रोताओं को इतने अच्छे से ब्रीफ किया। तो जहाँ पे मूर्ति पूजन की बात आ रही थी, तो हमने जो चर्चा की थी कि उसके अंदर में हमारे संस्कृति में जो उसका महत्व है वो इसीलिए है कि समदर्शिना का जो कंसेप्ट हमने बात किया, तो हर चीज़ को इक्वल इसमें देखने के लिए हमने फिर उसको ये किया था कि कोई भी चीज़ जीव और निर्जीव इसी में डिस्टिंक्शन होता है, लेकिन जो ब्रह्म होता है वो एक तरीके से हर चीज़ में समाया हुआ है। तो उसका जीवित रहना ज़रूरी नहीं है कि उसमें ब्रह्मन है, या फिर गॉड एलिमेंट, या फिर जो भी हम उसको बुलाए, एनर्जी बुलाए, भगवान बुलाए, जो भी रूप में हम उसको साझा करें, तो वो चीज़ निर्जीव में भी होती है, क्योंकि निर्जीव चीज़ों को खाकर हम जीवित रहते हैं। इसी से हमको वो चीज़ समझ में आती है कि जैसे अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, कैल्शियम, आयन, अलग अलग तरीके के मेटल से हम आज जीवित है, जो हम खाते हैं उसके भरोसे पे सारा पूरा संसार ही चल रहा है। तो हर एलिमेंट को अगर हम अच्छे तरीके से ये करते हैं, एनालाइज करते हैं, या फिर उसका विश्लेषण अगर निरीक्षण करते हैं अच्छी तरीके से, तो हमको समझ में आता है कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ पंच महाभूत। तो पंच महाभूत का जो महत्व है वो तो हमको आयुर्वेद में काफ़ी विस्तार में हमको मिलता है कि हर चीज़ पंच महाभूत से ही बनी हुई है, जिसके वजह से ये पूरा सृष्टि चल रहा है। या तो फिर ये सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं होता अगर अगर कोई एनर्जी हो ही ना जो इसके इसके पीछे है या फिर इसके अंदर है, तो फिर ये सृष्टि चल नहीं रहा होता। तो बिल्कुल। जो एक आर्गुमेंट हमने देखा, आपने जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में बताया कि लोग हमको उस तरीके के प्रश्न पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, निर्जीव चीज़ों की पूजा क्यों करते हो।
तो आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि उनके कल्चर में भी वही चीज़ फॉलो होती है, बट थोड़ी अलग तरीके से। तो आपने जैसे काबा का उदाहरण दिया और बाकी इसका, तो इसमें हम कंपैरिजन में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल दृष्टिकोण से सारा देखा जाए तो सब एक ही तरीके से फॉलो करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेद में, ऋग्वेद में जैसे मेंशन है एकम सत विप्रह वदंत बहुधा वदंती, तो उसमें अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, बट सत्य एक ही होता है। तो हम हमारा दृष्टिकोण रख रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने। तो आगे बढ़ते हैं कि हमने जिस तरीके से बात किया कि एक एजुकेशन देने के लिए कि संसार में जो भी अभी बदलाव हो रहे थे इकोनॉमिकली, भारत का डेवलपमेंट हो रहा था, उसके अंदर में किस तरीके से फिर टेम्पल्स का निर्माण चालू हुआ, मूर्ति पूजन को प्रैक्टिस में ज़्यादा लाया गया, और फिर टेम्पल का जो आर्किटेक्चर होता है, जिस तरीके से टेम्पल बनाया जाता है वास्तुविद्या के मदद से, तो उसके अंदर में ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर आपके जो अलग अलग कार्विंग्स है, उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर का जो एक पैटर्न है, तो वो हमको बहुत एडवांस्ड मिलता है। तो जैसा आपने बताया प्रीवियस इसमें कि टेक्नोलॉजिकली तो हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे, तो ये एडवांसमेंट में फिर मूर्ति पूजा पीछे कैसे मतलब रह सकते। अनसाइंटिफिक कैसे रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे जस्ट एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि भ्रमण का कंसेप्ट तो हमने बोला, लेकिन अगर किसी को साइंटिफिक वे में अगर इसको देखना पड़े, तो उसको देखने के लिए बहुत ही एक अच्छा ये है। जैसे आप ऑलरेडी मुझे लगता है आप ऑलरेडी एक फिजिसिस्ट हो, या फिर आपका उसी में ये हो चुका है, तो शायद आप इस चीज़ को थोड़ा समझे। मैं उतना ज़्यादा साइंटिफिकली पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट जितना भी रिसर्च मिनिमम मैंने किया है, उसके बेसिस पे ये चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ अभी। तो जैसा कि ह्यूमन बॉडी जो होता है वो एक नॉर्मल सिस्टम नहीं होता है, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स तरीके का सिस्टम है, यस। जिसके अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप बोलते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी का होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब माइंड की बात करें तो वो सिर्फ ब्रेन होता है, ऐसा नहीं है। तो हमारा पूरा शरीर जो है वो एक्टिव है, उसके अंदर एक जीव है, उसके अंदर एक आत्मन है, उसका जो एक ठीक है, आत्मन की बात नहीं करते, थोड़ा लोगों को अनसाइंटिफिक लगेगा, बट देन एक टाइट नेटवर्क ऑफ सेल्स है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो सेल्स अलग अलग तरीके के चीज़ों में कपल होके काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिकली काम कर रहे हैं ऐसे नहीं बोल सकते, उसको थोड़ा थर्मो ये भी है उसको, फिर उसको थोड़ा मैकेनिकल चीज़ भी है, केमिकल्स भी है, बहुत सारे अलग अलग द्रव्य एक साथ में मिलके ऑर्गन्स बन रहे हैं। वो ऑर्गन एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं, और वो इतना सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो परफेक्ट वे में उसको मतलब खाने को प्रोसेस करता है, एक्सक्रीट करता है, खाने को बॉडी को लगाता है, बॉडी उससे एनर्जी लेती है और काम करती है। तो आप सोच के देखिए, अगर एक इंसानी शरीर इतना केपेबल है कि वो कमज़ोर भी है एक तरीके से, मतलब कोई चाकू घुसा दे तो मर जाएगा, वो मेटल जितना ऐसा स्ट्रांग नहीं है, या फिर आपका किसी ने मुंह दबा के रखा थोड़ी देर के लिए तो आप मर जाओगे। तो आपका शरीर कमज़ोर है, लेकिन फिर भी आपका शरीर खुद ब खुद काम कर रहा है और एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है। जैसे अगर चोट लगती है तो आपके शरीर में एक मैकेनिज्म है जिससे जो इम्यूनिटी है आपका, वो अपने आप आपको हील करने के पीछे लग जाती है। जी। तो अगर हम इस तरीके से सोचें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हम, तो बाहर जितने भी वेव्स रन होते हैं, जैसे आज मोबाइल टावर हो गए, फिर हमारा वाईफाई हो गया, टीवी हो गया, हर चीज़ में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम यूज़ करते हैं, उसका एक इफेक्ट। और बाकी जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं, जो बाहर के जो वेव्स जो हमको नहीं समझ में आते हैं, तो उनका एक इफेक्ट बॉडी के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप सोचिए प्लेसिबो इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं मेडिकल साइंस में, तो जी। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि आप पेशेंट को दवाई दे रहे हो, लेकिन वो दवाई में कोई पोटेंसी नहीं होता है। तो वो दवाई शुगर पिल्स के तरह हम बोल सकते हैं, जो वो उनको हम देते हैं, लेकिन उनका मन मस्तिष्क, उनका थॉट प्रोसेस इस तरीके का अगर बन जाता है पॉजिटिविटी में,
तो वो अपने आप हील करना चालू करते हैं विदाउट एनी हेल्प। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो यहाँ पे हमको एक चीज दिखाई दे रही है कि हर चीज फिजिकल नहीं हो सकती है। एक ऐसी भी चीज हमारे अंदर में है या फिर हमारा थॉट प्रोसेस हमारे कॉन्शियसनेस में से निकल रही है जो हमको हील करता है या हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है। ये चीज एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों ने समझी, जिसके वजह से फिर उन्होंने ये सारे सिस्टम्स को रिचुअल में लाया। और नॉर्मल पब्लिक जो इतना डिटेल में स्टडी नहीं करता हो उनके ऊपर भी उसका फायदा हो। हाँ नहीं, जैसे आप ये देखिए ना कि जैसे आपके सामने यदि वो है क्या कहते हैं, शिवलिंग है, यदि तो शिवलिंग का केवल शिवलिंग का स्ट्रक्चर जो है उसका ही नहीं है, उस पर यदि आप पानी गिराते हैं तो जब आप पानी गिरा रहे होते हैं उस पर, तो पानी जब गिरता है नीचे जिस प्रकार से वो गिर रहा होता है, उसको यदि आप देखें तो देखने में ही आपको ऐसा लगता है कि उसमें एक प्रभाव आपके भीतर होता है कि आपके मन में शांति की भावना उत्पन्न होती है। यदि आप घंटी बजाते हैं, घंटी बजाएंगे, जैसे ही घंटी बजाएंगे तो आपके मन में एक शांति की भावना उत्पन्न होगी। जब आपके मन में शांति की भावना उत्पन्न हो गई, उसके बाद में जो भी बॉडी के अंदर हमारे जितने भी स्ट्रेस हैं, जो भी स्ट्रेस हम लोग फील कर रहे हैं, वो स्ट्रेस कम होते हैं। और जो भी यदि आपको कोई बीमारी भी हो रही है या कुछ भी कष्ट हो रहा है आपको, तो उससे जूझने में आपको सहायता मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक केवल छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करने से आपके शरीर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। और केवल उतना ही नहीं है, उस आपका जो बर्ताव है उससे बाकी लोगों के बर्ताव में अंतर होता है। तो मेंटल से फिजिकल में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने निश्चित रूप से इसको समझा होगा। और यदि आप बौद्ध परंपराओं में देखें तो उनका भी ऐसा ही कि वो आप अगरबत्ती जला रहे हैं, उसकी एक सुगंध आ रही है, उस सुगंध को सूंघ के आपके मन में एक विचार उठता है। या आप फर्श पे चल रहे हैं, फर्श ठंडा फर्श है, ठंडे फर्श पे चल के आप गए तो वो, और बार बार जब आप उसको दोहराएंगे, एक बार नहीं करेंगे, बार बार दोहराते हैं, तो वही विचार फिर आपके मन में जुड़ जाते हैं, उसी के साथ में आपका जुड़ जाता है। कि जब आप अगरबत्ती जला रहे हैं तो उसकी स्मेल से ही आपके भीतर एकदम से वो विचार आएगा जो कि उससे संबंधित होगा। तो इस प्रकार से जब आप देखते हो तो इसी कारण से रिचुअल्स को करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण से मूर्ति को यदि आप देखोगे सामने तो फिर उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो बिल्कुल। तो इसको अगर और ज़्यादा साइंटिफिक वे में अगर हम देखें ना, तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर में से जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो फायर कर रहा है न्यूरॉन्स को, तो वो न्यूरोलॉजिकल जो एक इफेक्ट आ रहा है। काफ़ी रिसर्चर्स ने इस बात को बोला हुआ है कि हम जो कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि जो हम जागे हुए हैं, जो अंदर से एक हमारा एक हम अवेकेंड है, तो ये जो हमारी स्थिति है जागे हुए रहने की, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये उसी न्यूरोलॉजिकल फील्ड में से जनरेट होता है। तो ये जो कपलिंग की हम बात कर रहे हैं, ये कपल्ड सिस्टम ही उसी को जनरेट करता है। जो जी। हम देखते हैं ना टीवी पे, अलग अलग वीडियोस देखते हैं ब्रेन के बारे में, उसमें ऐसा फायरिंग हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये जस्ट क्या बोलते हैं, इट इज सच अ सिस्टम कि उसको हम आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है वो चीज़ को डिफाइन करना, उसका सोर्स डिफाइन करना, जो हमको जिंदा रखे है या फिर जो हमको अवेकन रखे है, इस दुनिया को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो वो एक चीज़ अंदर से आ रही है। तो अगर अगर मेडिटेशन की आप अगर स्टडी करो तो वो इसी बारे में बात करते हैं, कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं, चक्रों की बात करते हैं, जिसके अंदर से हम धीरे धीरे हम इवॉल्व होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज वेल एज हमारा मन मस्तिष्क बोले या पूरा बॉडी का एक तरीके से हीलिंग होता है। और बॉडी और थोड़ा एडवांस्ड होने लगता है। तो फिजिकल एस्पेक्ट में अगर हम आज के मेडिकल साइंस में अगर उसको देखें, तो इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। मतलब क्वांटम साइंसेस बोलिए या फिर और बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्चेस हो रहे हैं, जो इसी चीज़ को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बाहर चलते हैं और बाहर का जो वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट क्या डालता है। तो अगर आप एक स्टडी देखो, अभी मैं इसमें बीच में लाना चाहूँगा बात को वाटर के बारे में। तो अगर आप ह्यूमन बॉडी को अगर स्टडी करते हो तो उसके अंदर में हमारा, हम बचपन से पढ़ते आए 70% हम वाटर मतलब जल से बने हुए होते हैं। तो अगर जल का अगर आप ढूंढो, वाटर वाटर का ये जो रहता है, वाटर हैज़ मेमोरी या फिर वाटर जिंदा होता है, ऐसा कुछ अगर आप डालते हो तो जी। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगे, जिसके ऊपर में फिर जो नोबेल लॉरिएट थे, मॉन्टेग्नियर, प्रोफेसर ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जो HIV वायरस जिन्होंने ये किया था, उन्होंने उनका एक डॉक्यूमेंट्री है जिसके ऊपर उन्होंने वाटर के इस क्वालिटी का बहुत
डीप विश्लेषण, मतलब अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट्री बनाया। उसके अंदर में ही फाउंड दैट थॉट्स और जो हमारे कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, उस एनवायरनमेंट में एक वाटर मॉलिक्यूल अलग तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको फ्रीज करने के बाद में हमको एक अलग तरीके के पैटर्न्स उसमें दिखते हैं, जो हमको फ्लावर के पैटर्न्स या फिर ऐसे पीसफुल पैटर्न्स जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके के पैटर्न्स देखिए हमारे मंदिरों में भी दिखते हैं। अगर आप पुराने एंशियंट टेम्पल्स में जाए, तो अगर आप अच्छा। सीलिंग देखते हो उसका, तो सीलिंग में थोड़ा ऐसे आर्टिस्टिक स्केमेटिक ऐसे पैटर्न्स आपको दिखते हैं जो साउंड से जनरेट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो आपने देखा होगा वीडियोस की, ऐसा मेटल प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर ऐसे पाउडर डालते हैं, तो अगर म्यूजिक के वाइब्रेशंस उससे अगर पास किए जाते हैं तो वो वाले पैटर्न्स फॉर्म करते हैं। तो सेम गोज विथ वाटर। तो पानी तो वो रिसर्च में ये भी बताया गया कि जिस तरीके से पानी जो हमारे नल में आता है ना, अलग अलग तरीकों से पाइप में से गुजर के, वो उस तरीके के पैटर्न्स फॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन जो पानी हमको झरनों में मिलता है, जो पीसफुल एनवायरनमेंट में से गुजर के आता है, तो वो उस तरीके के पैटर्न्स फॉर्म करता है। तो ये चीज इतना ज्यादा अगर पानी को अफेक्ट कर सकता है, पॉजिटिव एनर्जी और वो वाइब्रेशन एंड थॉट्स, तो आप सोच के देखिए कि हम इंसान जो 70% वाटर है, जो 70% हमारे अंदर में वाटर से हम लोग बने हुए हैं, तो हमको तो डेफिनेटली बाहर का एनवायरनमेंट अफेक्ट करता ही है ना। हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं ना आजकल वो जो एक टर्म आता है ना ब्रेन वेव्स करके, कि ब्रेन वेव्स होती हैं, तो वो ये कि और उन ब्रेन वेव्स को यदि आप पकड़ लें तो आप जान पाते हैं कि भाई सामने वाले की मनोस्थिति किस प्रकार से है। यदि किसी का मन एकदम शांत होता है तो उसकी ब्रेन वेव्स भिन्न प्रकार से होंगी, कोई किसी का मन अगर उथल पुथल है तो उसके ब्रेन वेव्स में विघ्न दिखने को मिलता है आपको। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से कुछ संबंध अवश्य है कि हमारे मन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किसी प्रकार से जो है शरीर पे भी प्रभाव डालती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आपने रिसर्च किया और बताया इसका। यदि आप आपके पास में लिंक हो तो मेरे साथ साझा जरूर कीजिएगा, कि क्या मैं भी देखना जरूर चाहूँगा। जरूर। हम हमारे दर्शकों के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्रीज जो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हम शेयर कर देंगे ताकि सभी को, आपके श्रोताओं को भी पता चले। तो वैसा हम कर देंगे। अभी आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा, मतलब हमने थोड़ा साइंटिफिकली बात कर दिया, थोड़ा बोरिंग पार्ट हो गया, लेकिन अभी थोड़ा अगर इसको इंटरेस्टिंग तरीके से अगर देखा जाए, तो एक टेम्पल के अंदर में अगर आपने देखा रहेगा, तो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर रहता है, जिसके इर्द गिर्द जो चीज़ें बनी हुई रहती है, जो कार्विंग्स की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर में आपके जो चार परस्यूट्स ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, अर्थ काम धर्म मोक्ष, तो ये सारी चीज़ों का आपको वर्णन उसमें दिखाई पड़ता है। मंदिर में जब आप जाते हो तो एनवायरनमेंट का डिज़ाइन किस तरीके से किया आपने, आप देखिए। साइंटिफिक एस्पेक्ट तो एक हो गया, आप जैसे ही एंटर करते हो, आपने जैसे बताया मंदिर का घंटा होता है, उसको आप जैसे ही बजाते हो तो साउंड वेव्स जो आपके ब्रेन को हिट करता है, तो बाकी अगर कुछ थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे तो वो थॉट्स एकदम से निल हो जाएगा, और सामने जो फोकल पॉइंट आपका रखा हुआ है, जो मूर्ति है, उसके ऊपर आपका फोकस जाएगा। फिर इर्द गिर्द जो आपके चीज़ें हैं उसके ऊपर आपका फोकस जाएगा। तो माइंड जो एक क्लटर्ड था पहले, जो काफ़ी चीज़ें सोच रहा था इधर उधर की, वो एकदम से फ्री हो जाएगा and उस एनवायरनमेंट में आप फिर जुड़ना चालू कर देते हो। तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। ही आप अंदर अंदर एंटर करते हो, तो वैसे ही आपको दिखता है कि अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स अब वहाँ पे आपको मिलेगी। अग्नि मिलेगा, जल मिलेगा, पत्ते मिलेंगे, अलग अलग तरीके के फूल मिलेंगे। फिर आपकी आरती हो रही है, म्यूजिक है वहाँ पे। म्यूजिक के साथ साथ आपकी आप जो भी एसेंस वहाँ पे जलाते हो, जो एक सुगंध आता है, अलग अलग तरीके के जो आप रिचुअल्स वहाँ पे कर रहे हो, एक मंत्र का पाठ किया जाता है, जो अगेन इसी बात की तरफ दर्शाते हैं कि साउंड बिल्कुल वेव्स जो है वो किस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो अर्थ काम धर्म मोक्ष के जितने भी सिंबल्स हैं, तो हमको वो समझ में आता है कि हमको इनसे अटैच नहीं होना है, हमको इन सारी चीज़ों से डिटैच होना है। तो एक्सटीरियर में इन कार्विंग्स को रखा जाता है, लेकिन इंटीरियर में मूर्ति जहाँ पे होती है उसके पास में कोई इस तरीके की कार्विंग आपको नहीं दिखाई देती है जनरली। तो जो मेन मूर्ति होता है उसी के ऊपर सारा फोकस होता है।
और इसका अर्थ ये क्या हुआ कि आप भ्रमण के ऊपर फोकस कीजिए। अर्थ काम धर्म मोक्ष ये तो आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन इन सब में से गुजर के जब आप मूर्ति के पास पहुंच रहे हो तो साइकोलॉजिकली आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। तो आप बोल सकते हो डेफिनेटली ये मेडिटेशन का ही एक प्रकार है, बिल्कुल। जिसको मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, हम आंख बंद कर लेते हैं। मंदिर में जाके भी हम आंख बंद कर लेते हैं। अगर फिजिकल एस्पेक्ट इतना इम्पोर्टेंट होता, जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है या फिर ये बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट अगर इतना इम्पोर्टेंट होता तो एक भक्त या फिर एक डिवोटी जाकर आँख क्यों बंद करता? ऑटोमेटिकली होता है वो उनको, जो हम लोग जाते हैं हमको पता नहीं चलता है कि हम आँख बंद कर रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं, देख के हम नॉलेज गेन कर लेते हैं कि हाँ सिंबल्स है और ये सिंबल से हमको क्या सीखने को मिल रहा है। जैसे अगर धन्वंतरी देव है तो हम मेडिकल साइंस से रिलेटेड डील कर रहे हैं। अगर आर्किटेक्चर है तो फिर हम विश्वकर्मा भगवान के साथ में ये करते हैं। वेल्थ है तो लक्ष्मी, ये जो भी है मतलब सरस्वती, नॉलेज, ये सारी चीज़ें हम ग्रहण तो करते हैं आंखें खोल के, बट जब हमको कनेक्ट होना होता है ब्रह्मन के साथ में तो फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ के समर्पित कर लेते हैं हम। तभी मतलब म्यूजिक या फिर डांस वगैरह पे हम ध्यान नहीं देते, वो एक्सटर्नल एलिमेंट्स है। नहीं वही है ना हमारे, आप। हाँ हाँ, हाँ। बोलिए। नहीं वही ना, जैसे तो वही बोलता है ना कि मंदिर में जाने का भी एक पूरी प्रक्रिया होती है कि आप घुसे। तो आपने जैसे बोला कि आरंभ में जो होता है वो एक आपके मन को धीरे 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 चैनल किया जाता है, ताकि वो जो है एक उस स्थिति में पहुंच सके जहां पर कि अब वो एक उत्तम परिस्थिति में और अपने ईश्वर का ध्यान जो है ठीक प्रकार से लगा सके। तो वो जो बाकी पूरा बाहर का जो भी पैराफिनालिया है, वो सारा का सारा इसीलिए है कि आपका मन जो है वो आपका जो जीवन है, मूल जीवन है, उसको आप बाहर छोड़ो मंदिर के बाहर। धीरे धीरे आपका मन जो है एक एक परिस्थिति में, एक अवस्था में आता जाएगा। और जब आप अंदर पहुंचते हो, गर्भगृह के पास पहुंचते हो, तो फिर वही है कि आप उस पूरी अवस्था में पहुंच जाते हो जहाँ पे कि अब आप जो है ईश्वर का ठीक से ध्यान लगा सकते हो। और वहाँ पे फिर बिल्कुल वही होता है कि जैसे कहा कि कभी भी यानी मूर्ति को आप देखते हो, पर मूर्ति को देखने के पश्चात फिर आप आंख बंद करके ही जो है हाथ जोड़ के एकदम सोचते हो कि जो भी आपका ध्यान होता है तो वहीं पे चला जाता है। तो बिल्कुल ये पूरा एक, इसके पीछे पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में किसी ने विकसित कर लिया इसको, कई सारी सदियों के ऊपर जो है बार बार लोगों ने प्रैक्टिस कर करके जो है उन्होंने इसको इसको विकसित किया है। तो ऐसे ही, और ऐसा नहीं कि ये ऐसा केवल हमारी परंपरा में ही है, यानी दूसरी परंपरा में भी आप देखेंगे तो उसी प्रकार से किया जाता है वहां पर भी, कि वो भी बाहर से आएंगे। मस्जिद में भी आप घुसोगे तो उसी प्रकार से जो है विधियां होंगी, आप हाथ धोगे, आप अपने वस्त्र पहनोगे ठीक से, और फिर वहां पे जाओगे, फिर बिछाओगे, फिर लेटो उस पे, बैठोगे एक प्रकार से, और फिर आगे नतमस्तक होगे। तो विचार तो एक ही है लगभग देखा जाए तो, बस वही है कि अभी तरीके यानी अलग अलग है। तरीके अलग अलग हैं। बिल्कुल 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 वही है। म्यूजिक का ऐसा ही होता है कि यानी इस्लाम में थोड़ा म्यूजिक का उतना नहीं है, पर जैसे क्रिश्चियनिटी में देखा जाए तो वहां पे भी उनका ऑर्गन चल रहा होता है, और ऑर्गन का भी आप देखो तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे बजेगा बहुत लंबे समय तक, जो कि बिल्कुल अब घंटी के जैसा ही हो गया, कि आपका माइंड जो है एकदम आप उसको जो है एक ही उस पर केंद्रित कर सको। तो ये वही है, मतलब हमने जो भी डिस्कशन किए, हमने हिस्ट्री की बात की अब प्रीवियस वीडियो में, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने कल्चरली उसको देखा। तो एक मनुष्य का जो ये रहता है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ मनुष्य होता है और संस्कृति में रहता है। तो संस्कृति ये हमने बनाई है, तो हमने अगर संस्कृति बनाई है तो संस्कृति में रहकर प्रकृति के साथ जुड़कर हमको भगवान के साथ में कैसे कनेक्ट करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर हम बिलीव नहीं करते हैं कि भगवान है, वो भी एक तरीके का एथिज्म, भी एक तरीके का रिलीजियस बिलीफ सिस्टम हो गया। ठीक है कि हमको ये आप नहीं एथियस्ट को समझाइए ना उनको नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि वो एकदम रिलीजियस सिस्टम ही है। हाँ। हाँ, एक तरीके का रिलीजियस सिस्टम ही है जिसको हम कट्टरपंथी बोलते हैं, जो आज हमारे समाज में भी हमको दिखाई पड़ रहा है कि लोग चीज़ों को इन डेप्थ समझना नहीं चाहते। अभी देखिए कितने सारे लोग रहेंगे जिनको अगर हम साइंटिफिक एस्पेक्ट बताने जाए तो वो पीछे हट जाएंगे, वो सुनेंगे भी नहीं या समझना नहीं चाहेंगे। लेकिन उसी जगह पे हम थोड़ा अंधश्रद्धा वाले टोन में अगर बात करें और अगर उस तरीके से हम लोगों को ये करें तो लोग ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये फ़र्क है, मतलब अगर हम खो चुके हैं वो चीज़ तो उसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। कि हमारे जो पूर्वज किया करते थे गुरुकुल में,
कि वो एक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं था कि हमारा भारत पिछड़ा हुआ देश था जो लिखना नहीं जानता था या फिर कुछ ऐसा, लेकिन लिखी नहीं जाती थी चीजें, इसके पीछे कारण एक ही था कि जो अभ्यास करेगा, जो साधना करेगा, उसी को वो चीज समझ में आएगी। जो अभ्यास नहीं करेगा उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी, फिर ये लड़ते रहेंगे लोग। तो समदर्शिना जब हम बोलते हैं, उसका अर्थ ही अगर लोगों को नहीं पता रहेगा, तो फिर ना हिंदू सही है, ना मुसलमान सही है, ना क्रिश्चियन सही है, कोई भी सही नहीं है। फिर अगर उस अर्थ को हम समझ जाए कि भ्रमण है, और भ्रमण इस तरीके से है कि मतलब वो जो कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि कोई दूर कहीं बैठा हुआ है, ठीक है, कि कोई हमारे ऊपर रूल कर रहा है कहीं पे बैठा हुआ है और हम उसके गुलाम हैं, और फिर हम, वैसा नहीं है। तो जो मूर्ति पूजा का कंसेप्ट होता है वो उस तरीके का नहीं होता है। वो एक मेडिटेशन का पार्ट है जो हम दैनिक जीवन में नहीं कर पाते हैं। डे टू डे लाइफस्टाइल हमारा इस तरीके का है कि हमको आज सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं आज जंगल में जाके रह नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अगर संस्कृति में रहना है, टिके रहना है, तो आपको बाकी अर्थ काम धर्म मोक्ष के पीछे भी जाना पड़ेगा। लेकिन मंदिर की व्यवस्था और हमारे आइडल वर्शिप की जो व्यवस्था है, मूर्ति पूजन की, वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप फिर भी भगवान के साथ जुड़े रहो। भगवत गीता बोलिए, उपनिषद बोलिए, हमारे वेद बोलिए, सारे सभी चीजों का कोर फिलोसॉफी यहीं पे जाके अटकता है। अभी आपने तो काफी चीजों का अध्ययन किया हुआ है, आप अपना व्यू पॉइंट शेयर कीजिए। तो वैसे मेरा जो वास्तविक में ये है कि हुआ क्या है कि हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी हो गई है बहुत ज़्यादा। जब हम लोगों ने आरंभ में जब हम लोगों को पढ़ाया गया तो हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी हुई कि हम लोग आज की जो डॉगमा है ना उसके अनुसार चलते हैं। जो और आज का जो डॉगमा है वो साइंटिफिक डॉगमा हो गया, जहाँ पे कि सब कुछ मटीरियलिज्म के आधार पर ही बोला जाता है। तो क्योंकि मटीरियलिज्म के आधार पर ही सब चीज़ों को देखा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा एक लोगों के भीतर जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है कि अरे ये सब तो दकियानूसी बातें हैं। जैसे एक और जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये भी है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो आज का समय है, क्योंकि साइंस का तो लीनियर ग्रोथ वाला मॉडल है ना उनका, कि भाई चीजें उत्तम ही होती जाती हैं, उत्तम ही होती जाती हैं, उत्तम ही होती जाती हैं। तो उनका ये मानना है कि भाई पुराने जमाने के जो लोग थे, पहले समय के लोग थे, वो मूर्ख थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था, वो ऐसे ही कुछ भी करते थे। और आज का जो हमारा समय है, अब हम उन्नत हो चुके हैं, अब हमको इस संसार के बारे में कहीं अधिक पता है। जबकि वास्तविकता ऐसी बिल्कुल नहीं है। वास्तविकता ये है कि उस समय पे भी लोगों को बहुत ज्ञान हुआ करता था। अब केवल ये कि उस ज्ञान को कहते थे, फिलोसॉफिकल लेवल पे जो ज्ञान उस समय पे था वही फिलोसॉफिकल लेवल पे ज्ञान अभी भी हमारे समय पे है। केवल हमारे पास में ये कि अब जो फिलोसॉफिकल लेवल से थोड़ा और डिटेल में हमारे पास ज्ञान हो गया, जो कि साइंस ने हमें प्रोवाइड कर दिया है कि और थोड़ा डिटेल में हो गया, लेकिन जो फिलोसॉफिकल लेवल है वो वही है। तो इसलिए जब हमारे पूर्वज मूर्ति पूजा करते थे या इस प्रकार से जो भी जितने भी रिचुअल्स थे वो करते थे, अनुष्ठान किया करते थे, तो वो उसके पीछे कुछ कारण था। उसके पीछे जो कारण था उसको हमें, अब उसके लिए हमें आदर होना चाहिए, तभी हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। और समस्या ये कि इस समय पर हमारे मन में उसके लिए आदर नहीं रह गया, क्योंकि जो साइंटिफिक डॉगमा है उस कारण से हम उसको एकदम छोड़ देते कि अरे ये तो दकियानूसी बात है, ये तो कोई अंधविश्वास है, ये ऐसा कोई इसमें इसके पीछे कोई कारण नहीं है, वो मूर्ख लोग थे, वो मूर्खता किया करते थे। इसी कारण से हम जो समझ नहीं पाते। यदि आपके मन में वो श्रद्धा बढ़ जाए और आप समझ जाएं कि अरे इसमें भी कुछ महत्व है, तो आप फिर उसको जिस प्रकार से उसकी ओर बढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसमें तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण है। तो वही अंतर है जो कि हमें अभी इस समय हमारे को चाहिए कि हमें अपने दृष्टिकोण में वो परिवर्तन की आवश्यकता है, जहाँ पे कि हम अपने पिछले जो समाज था उसको एक आदर की ओर से देखें और एक आदर से समझने का प्रयास करें कि वो जो करते थे वो क्यों करते थे। जब आप वो करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर आपको कि ऐसा क्यों हुआ करता था। और सिर्फ श्रद्धा की बात नहीं है, वो एक लिंक भी हमारा टूट गया ना कॉलोनियलिज्म के वजह से। वो जो एक लिंक टूटा, तो वो जो लेगेसी पहले हुआ करती थी वो फिर बाद में कंटिन्यू कभी हुई ही नहीं। तो वही ना, जैसे इसी कारण से, हाँ हमको यही ना, पता इसीलिए है। तो हम लोग, हाँ बोलिए। इसीलिए हम लोग ये बोल, तो इसीलिए है ना कि क्योंकि वो लिंक टूट गया, इस कारण से हम लोग वो भूल चुके हैं जो हमारा था, और हमने जो है आज का साइंटिफिक डॉगमा है उसको अपना लिया है। और उसको अपनाने के कारण ही जो है हमारे साथ में ये समस्या हो रही है। खैर, क्षमा कीजिए मैंने आपकी बात को बीच में रोक दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर आप देखें कि हमारे इसमें ब्रिटिशरों ने एक सर्वे किया था, धर्मपाल जी करके एक बड़े हिस्टोरियन थे वो टाइम के, जो बाद में लंदन गए। लंदन जाके उन्होंने फिर वो उनके लाइब्रेरी में से उनको एक बुक मिला, द ब्यूटीफुल ट्री।
तो द ब्यूटीफुल ट्री, ये नाम बुक को किसी और ने नहीं दिया था, ब्रिटिशरों ने खुद ने दिया था। और वो बुक इस सर्वे रिपोर्ट के बारे में था कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू करने के पहले ब्रिटिश ने वो ये किया था, सर्वे किया था पूरे भारतवर्ष में। और अलग अलग जगहों पे वो विलेजेस में गए, अलग अलग अर्बन एरियाज में गए, जहाँ पे जाके उनको पाठशालाएं मिली जो मंदिरों के अंडर में काम किया करती थी, या तो मंदिर के प्रेमाइसिस में हुआ करती थी, या तो मंदिर के जुरिस्डिक्शन में हुआ करती थी, या एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करती थी। तो वैसे मंदिरों के अंडर में ये पाठशालाएं काफ़ी बड़े स्केल पर काम करती थी, जहाँ पे अलग अलग विलेजेस से हर तरीके के, मतलब उनका कोई क्लास वगैरह डिस्टिंक्शन नहीं देखा जाता था। हालांकि उसमें 70% ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हुआ करते थे वो वैश्य और शूद्र वर्ण के कैटेगरी के हुआ करते थे। और ये सारे जो स्टूडेंट्स होते थे एक साथ में पढ़ते थे, जिसके अंदर में लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी। और ये ब्रिटिशर्स ने खुद ने रिकॉर्ड किया हुआ है। द ब्यूटीफुल ट्री अगर अमेजोन पर बुक्स अवेलेबल है, धर्मपाल जी के वर्क्स में लिखा हुआ है, तो वो डिटेल रिपोर्ट जो उनको मिली, ब्रिटिशर्स ने अपना खुद का एजुकेशन एक्ट लॉन्च करने से पहले ये पूरा सिस्टम उन्होंने स्टडी किया। और लाखों की तादाद में पाठशालाएं थी पूरे भारतवर्ष में। सिर्फ बिहार और वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करें ना, तो वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी वहाँ पे। उस समय के पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से आप सोचिए लाखों की तादाद में पाठशालाओं का अर्थ क्या होता है। तो इट वाज अ टोटल नेटवर्क ऑफ एजुकेशन सेंटर्स जो काम कर रहे थे उस समय में। तो वहाँ पे संस्कृत में एजुकेशन दी जाती थी, वहाँ पे विभिन्न तरीके के साइंटिफिक, मैथ्स, अलग अलग टाइप के विषयों में उनको चर्चाएं की जाती थी। एक तरीके से गुरुकुल परंपरा जीवित थी। ऐसा नहीं है इसको कि भी हमने बोलते हैं बहुत पहले उसको खोया, खोया ना। होगा बहुत पहले, बट फिर भी जीवित थी। जिसको ब्रिटिशर्स ने लास्ट बोलते हैं ना, वो लास्ट नेल को, लास्ट हैमर, हाँ, तो वो वाला काम किया उन्होंने। एंड देन उन्होंने खुद जो सर्वे किया, आप सोचिए जिस बंदे ने सर्वे किया रहेगा, जिसने भी नाम दिया द ब्यूटीफुल ट्री, तो उसको वो जो एजुकेशन सिस्टम हमारे कल्चर में ऑलरेडी वो टाइम में था, उसको वो एक सुंदर वृक्ष की तरह लगा, जिसकी शाखाएं हैं बहुत सारी, जो एक सुंदर वृक्ष है, जो परिपूर्ण वृक्ष है, उसकी जी। तरह उसको वो दिखाई पड़ा। तो आप इमेजिन कीजिए, जिसने सर्वे किया इतने दूर बैठ के, ब्रिटिश इसमें बैठ के, उसको अगर ब्यूटीफुल ट्री लगा, तो जो लोग रह रहे थे, जो लोग उस सिस्टम का हिस्सा थे, उनको कितना ज्यादा वो उपकारी हुआ करता होगा, आप सोचिए। जी। जिसको उन्होंने बंद कर दिया और जो संस्कृत बाद में सिखाने लग गए, उनको जेल में डालने लग गए, वो अलग बात थी, जो ब्रिटिशर्स मतलब आर वेल नोन टू डू। खैर बहुत दुख की बात है, वो तो है। परंतु होगा, अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे जागृति आ रही है। तो लोग, अब मेरे को जो तो जैसा देखने को मिलता है, तो बहुत से लोग हैं जो कि इसमें रुचि रखते हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि इसकी ओर बढ़ सकेंगे हम। तो वही आशा है। आशा करते हैं आपका जी। चैनल पे अच्छे से चले, आपका काम बहुत बढ़िया है। आपका काम जी। मैंने देखा, बहुत सारे वीडियोस, अच्छे वीडियोस आप डालते हो। आपका दृष्टिकोण भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरीके से आप रिलेट करते हो चीज़ों को और सामने लोगों को बताते हो, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे दर्शकों को फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप राहुल जी के वीडियोस अच्छे से चेक कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और राहुल जी के सब्सक्राइबर्स जो होंगे वो भी अगर देख रहे होंगे, आप उनको भी एक बता सकते हो मेरे चैनल के बारे में। जी। जी। तो आपका चैनल मेरे को बहुत अच्छा दृष्टिकोण, जो आपका दृष्टिकोण जो है ना, वो व्यवहारिक रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्या है कि मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल लेवल पे अधिक सोचता हूँ, लेकिन मेरे को व्यवहारिक रूप में उसका समझ में नहीं आता। तो जब आपके चैनल के आपके वीडियोस देखता हूँ, तो फिर वो व्यवहारिक दृष्टिकोण बहुत से समझ में आता है। तो सारे दृष्टिकोण हैं, नहीं होने चाहिए। यदि आपको अपना व्यक्तित्व को अच्छे से निखारना है, तो आपके पास सारे दृष्टिकोण होने चाहिए। तो इसलिए आपके वीडियोस देखने में बहुत बहुत आनंद आता है। तो यदि मेरे कोई भी व्यूअर्स हैं जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो राजेश जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से जो है हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम लोग एक साथ मिलेंगे, हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ेगी, तो फिर उसी से जो है ये सभ्यता का जो भी ज्ञान है वो आगे निकल के आएगा। तो उसी ओर हमारा यहाँ पे प्रयास है। तो
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे बुलाने के लिए। आपसे चर्चा करके आपका बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा संवाद हुआ हमारा मूर्ति पूजन के ऊपर। और भी ऐसे चर्चाएँ करते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे बीच-बीच में ताकि थोड़ा संवाद अच्छा हो और एक सत्संग बना रहे और हमारे दर्शक भी एक-दूसरे के साथ में जुड़े अच्छी तरीके से और इस अवेयरनेस को हम अच्छी तरीके से फैला सकें पूरे भारतवर्ष में, यही आशा है। चलिए राहुल जी, धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। और आप patreon.com पर जाकर मेंबरशिप लेने के बारे में भी सोच सकते हो, लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।